इक्फा यूनिवर्सिटी के आज के इस दीक्षांत समारोह में मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, चांसलर इक्फा यूनिवर्सिटी, माननीय राज्यपाल, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, प्रदेश के उच्च शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और इस पंडाल में उपस्थित सभी अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के फैकल्टी, डीन्स और सभी आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, आज का दिन आप सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब आपको देश के उपराष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर आपकी जो डिग्रियां हैं उनको प्रदान करने का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा मौका बहुत कम लोगों को नसीब होता है और आप सब लोग उन सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिनको ऐसा अवसर मिला है। और इक्फा यूनिवर्सिटी को मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसे चांसलर मिले हैं जिन्होंने उत्तराखंड की राज्य की सेवा तो की है, हमारे एम रामचंद्रन जी ने देश की भी उन्होंने सेवा की है और आज आप सबको उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्तित्व आपको सौभाग्य से मिला है। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है और है भी खुशी की बात कि हम आज अपनी जो दीक्षा है, जो अपनी शिक्षा है, उसको पूरा करके और दीक्षांत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब हमें अपने जीवन के और अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का ये मौका है। ये सच है कि ये बहुत खुशी का मौका है, लेकिन हम इसे चुनौती के रूप में भी ले सकते हैं कि हमारे सम्मुख, हमारे देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका भी हम सबको सामना करने का मौका मिल रहा है और हम इसको अपने लिए एक सुनहरा अवसर भी मान सकते हैं, एक सुनहरे अवसर के रूप में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सब विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं। जहां पर हम बैठे हैं, जिस संस्थान में कार्यक्रम हो रहा है, यहां के वैज्ञानिकों ने पिरूल से यानी चीड़ की जो पत्तियां हैं, पाइन नीडल्स, उससे डीजल, उससे तारपिन ऑयल और उससे तारकोल और उससे बिजली पैदा करने का एक महत्वपूर्ण काम हमारे इस वैज्ञानिकों ने किया। ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। ऐसे संस्थान में आप सब लोग आज उपस्थित हैं। जो पाइन नीडल आग का कारण बनती थी, हमारे जंगलों को नष्ट करने का काम करती थी और अनेक जिंदगियां समाप्त हो जाती थी। अनेक हमारे लाखों वृक्ष, फल, फूल, पौधे, प्राणी, जो पक्षी, जानवर, पशु जो जंगलों में रहते हैं, वो आग का शिकार हो जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने उस आपदा को एक सुनहरे कल के रूप में बदला है और आज हमारे पास वो तकनीक उपलब्ध है कि हम उससे तरह तरह के प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं और जो एक तरह से वेस्ट था, जो बर्बादी का कारण बनता था, जो नाश का कारण बनता था, वो आज ऊर्जा के रूप में हम उससे काम ले सकेंगे। ये हमारे वैज्ञानिकों का काम है, ये हमारे तकनीशियंस का काम है और आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का कहा कि स्वच्छ भारत की परिकल्पना की है
और उसका असर आज देश में दिख रहा है। वेस्ट को कैसे वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम सब लोगों को विचार करना है। और आज हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया है। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे नागपुर में माननीय गडकरी जी बता रहे थे कि जो वेस्ट है, जो हमारा सीवर वेस्ट है, उससे आज 86 करोड़ की सालाना इनकम नागपुर महापालिका को हो रही है। वहां के वैज्ञानिकों ने उस वेस्ट को वेस्ट में कन्वर्ट किया है, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। उसमें जो हमको वेस्ट लगता है उसको कैसे उन्होंने उसमें अच्छाई देखी जाए, उसको कैसे हम अच्छे रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया। और आज वो वेस्ट हमारी आय का जरिया बन रहा है। और हमारे पास हम विद्या अध्ययन करके जा रहे हैं, और विद्या के बारे में कहा गया है कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वृद्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि चोर जिसको चोरी नहीं कर सकते हैं, जिसका भाइयों में बंटवारा नहीं किया जा सकता, कोई राज्य उसको छीन नहीं सकता, कोई राजा उसको छीन नहीं सकता, बल्कि हम इसको जितना बांटते हैं वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा धन आप अर्जित करके और आज के दीक्षांत समारोह के बाद जा रहे हैं। इस धन का, इस विद्या धन का कैसे हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम समाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हमें विचार करना है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक घटना याद आती है। उनके पास कुछ लोग गए और कहा, साहब इन्होंने साधना की ही 15 साल की साधना की और ये पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि 15 साल मेहनत करी, ये पानी के ऊपर चल सकते हैं भाई, 50 पैसे नाव पे खर्च करके भी हम उसको पार कर सकते थे, उस दरिया को, उस नदी को। इसका आखिर समाज के लिए क्या उपयोग है? समाज के लिए इसका उपयोग क्या है, ये बताइए मुझे। कोई जवाब नहीं था। और इसलिए हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, ये समाज के कैसे काम आ सकता है, वो अवसर भी आज हमारे पास सोचने का है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बुद्धिजीवी मास हैं, आप कुछ सेलेक्टेड लोगों में से आप लोग हैं, और आपको ऐसे ही काम करना है। जिस विश्वविद्यालय से हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, हमने, किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा, किसी ने मैनेजमेंट किया है, किसी ने रिसर्च किया है, लेकिन आखिर उस विषय ने, उस सब्जेक्ट ने हमको बहुत कुछ दे दिया। कल हम कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कुछ और समाजशास्त्री भी बन सकता है, समाज सेवक भी बन सकता है। लेकिन उन सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं जिन्होंने हमको यहां तक पहुंचाया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी जरूर हमको विचार करना चाहिए। आप लोग, अब आप उसमें हैं, एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड में है। कई तरह की बातें आ सकती है, हताशा भी होती है, निराशा भी होती है, हर तरह का मौका हमारे जीवन में आता है। जो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, इनके जीवन में भी हर तरह के अनुभव आए हैं, आपके जीवन में भी अनुभव आएंगे। और ऐसे मौके पर मुझे हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी, अमिताभ बच्चन के लिए। अमिताभ बच्चन ने जब पूरी शिक्षा दीक्षा पूरी की और नौकरी नहीं मिली, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिला, तो सब दोस्त एक दिन, अमिताभ बच्चन कहते कि हम कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे थे और सब यही बात चल रही थी, यार हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली लेकिन जॉब नहीं मिला है, क्या करें, आखिर गलती क्या है हमारी। तो बोले, एक बड़े भाई साहब ने, अमिताभ बच्चन ने जो शब्द प्रयोग किए हैं, एक बड़े भाई साहब ने कहा, यार एक गलती तो हमारे माँ बाप की है जो हमको पैदा किया, अगर पैदा ही नहीं करते तो फिर ये हताशा निराशा, ये जो हम आज परेशान हो रहे हैं, क्यों होते। तो वो कहते हैं कि मैं रात को जब घर में गया, मैंने बाबूजी के लिए सामने में मैंने कभी कोई बात कहने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस दिन मैंने, क्योंकि मैं बहुत हताशा में था, बहुत निराशा में था, तो मैंने बाबूजी से रात को, जो भाई साहब ने जो मुझे जो बात कही थी, उनसे मैंने बात कही
कि बाबूजी जॉब नहीं मिल रहा है, परेशान है, और ये गलती तो आपकी है। आप अगर पैदा नहीं करते तो ये हम होते ही नहीं, हताशा निराशा की कोई बात ही नहीं होती। तो कहते बाबूजी गंभीर हो गए, बाबूजी कुछ नहीं बोले और बाबूजी अपने कमरे में चले गए। और बाबूजी ने सुबह 4 बजे बाबूजी घूमने जाते थे, और जब घूमने जाते थे 4 बजे तो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए। उस दिन बाबूजी ने मुझे उठाया नहीं और एक कागज पर एक कविता लिख करके और वो मेरे कमरे में छोड़ गए। तो वो कविता मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है, जिंदगी जिंदगी और जमाने की कसम कस से घबरा कर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, मुझे पैदा क्यों किया था। मेरे पास भी इसके सिवाय जवाब नहीं था कि मेरे बाप ने मुझे पैदा क्यों किया था। मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें क्यों पैदा किया था। उनके बाबा ने उनको पूछे बिना उन्हें। जिंदगी और जमाने की कसम कस पहले भी थी। जिंदगी और जमाने की कसम कस पहले भी थी, आज भी है और शायद ज्यादा। आज भी है लेकिन शायद ज्यादा, कल भी होगी शायद ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। और वो कहते हैं कि जब मैंने कविता पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बापूजी के सामने एक बार तो मैं गया और मैंने कैसे सवाल उनके सामने दाग दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन आज 75 साल के हो गए, 75 क्रॉस कर गए, तब भी कुछ दिक्कतें थी, शायद आज ज्यादा हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना है, उनका सामना करना है और उनको पार करना है। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।